बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राजत्व के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। और जैसा आप जानते हैं कि भारत में जो ओरिजिन ऑफ किंगशिप है उसका डिवाइन ओरिजिन थियोरी मान्य है। डिवाइन ओरिजिन थियोरी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो दिल्ली सल्तनत का या इस्लामिक सिस्टम में भी डिवाइन ओरिजिन थियोरी का मान्यता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे इस्लामिक सिस्टम में राजा वह मानता है कि चूंकि अल्लाह ने उसे बनाया है इसलिए हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द अल्लाह, नॉट विद द रियाया, यानी जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय डिवाइन ओरिजिन थियोरी में जरूर जनता के प्रति जिम्मेदारी समझा जाता है कि जनता की खुशी में ही राजा की खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। ये थोड़ा फर्क है दोनों में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बलबन ने पहली बार राजत्व के सिद्धांत को डिफाइन करने का प्रयास किया, और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, उसने बहुत सारे पारंपरिक इस्लामिक सिद्धांतों को नहीं माना है। इसलिए बलबन का राजत्व का सिद्धांत पूर्ण इस्लामिक सिद्धांतों पर नहीं है। बलबन जिस तरह से राजत्व के सिद्धांत को डिफाइन करता है वो ईरान के राजत्व के सिद्धांत से ज्यादा नजदीक है, उसके आसपास ज्यादा है और उनके नियमों से ज्यादा प्रभावित है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो इस्लामिक जो धार्मिक कानून है उसको किस तरह से बलबन ने कई जगह नहीं माना है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मुस्लिम शासन है, इस्लामिक नियमों पर है, तो बलबन उसका उदाहरण है कि उसका राजत्व का सिद्धांत ही पूर्ण इस्लामिक नियमों पर आधारित नहीं है ना। इसीलिए he did not cared about the sanction of the religion, a religious people। और आगे आप देखिएगा कि वह धार्मिक वर्ग के जो संपर्क में ही नहीं रहा है ना, तो वह वर्ग भी बलबन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। तो चूंकि यह भारत की परिस्थिति थी, यहाँ मुस्लिम डोमिनेंट प्रजा नहीं थी, मेजोरिटी यहाँ नहीं थी, उसको हिंदू सिस्टम में शासन करना था, तो ये भी उसके लिए सहूलियत भरा रहा होगा कि अगर उसने इस्लामिक नियमों का उल्लंघन किया तो प्रतिरोध करने वाले लोगों की संख्या यहाँ ज्यादा नहीं थी। अब पहला इसका पक्ष है कि बलबन ने राजत्व के सिद्धांत के बारे में सोचा ही क्यों। पहले भी आप जानते हैं कि बलबन जो है राजत्व के पद को सबसे ज्यादा अप्रतिष्ठित करने का काम किया। 1240 से 1266 तक जो भी अमीर रहे उन्होंने लगातार सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा का हनन किया, उनकी प्रतिष्ठा को गिराया और जनता में उनके वैल्यू को गिराया। अब जब स्वयं बलबन सुल्तान बनता है तो उसे यह बात समझ में आती है कि जिस सुल्तान की प्रतिष्ठा को उसने गिरा दिया, अगर उसी प्रतिष्ठा के साथ वह शासन करेगा तो जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बलबन कुछ अलग ही दिलो दिमाग का आदमी था। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा पीछे क्लास में कि बलबन ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही निर्दयता पूर्वक लागू किया और जो भी लॉ के वायलेटर थे उनकी हत्या में उसने तनिक भी संकोच नहीं किया। तो बलबन वॉज मेड ऑफ सम अदर मेटर और दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द थियोरी ऑफ किंगशिप। तो पहला सुल्तान जो थियोरी ऑफ किंगशिप को डिफाइन करने का प्रयास करता। तो इसका पहला पक्ष है कि थियोरी ऑफ किंगशिप क्यों। तो पहला वही हमने बताया कि जिस राज मुकुट की यानी क्राउन की यानी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का उसने हनन करवा दिया था, या 1240 से 66 के दरमियान जिस राज मुकुट का जनता में प्रतिष्ठा जाता रहा था, अब वो स्वयं सुल्तान था, तो अब उस पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए राजत्व के सिद्धांत को लाने का सबसे बड़ा कारण था कि टू रीइंस्टेट द प्रेस्टीज, द ऑनर एंड द इकबाल ऑफ द पोस्ट सो दैट जनता में उसका प्रभाव बना रहे।
दूसरा है हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। बलबन जो है दास था, चहलगनी का मेंबर था, तो ये वजह स्लेव, बट हिज फैमिली बैकग्राउंड वाज नॉट नोन टू एनीबडी। ये मध्यकाल है, सामंतवादी युग है, समाज उसी तरह का है। तो जब भी कोई आप बड़ा पद पर जाता है, लोग पूछना शुरू करते कौन है ये, किस खानदान का है, कहां से आया। अब बलबन के पास रियल में इसका कोई जवाब नहीं। तो जब आपके आज भी अगर किसी के अपने खानदान का, माता पिता का नहीं पता होता है, तो आप समझिए कि आज के समाज में भी लोगों का क्या प्रतिष्ठा होता है कि लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि न माई का पता न बाबू का पता। अगर ये बात राजा के साथ अटैच हो जाती है तो राजा के पद पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। बलबन सुल्तान तो बन गए जैसे बनना था, लेकिन नाउ ही हैज टू प्रूव इट कि ही बिलोंग्स टू अ वेरी हाई फैमिली। अब परिवार किस परिवार के हैं उसके लिए तो कोई डीएनए टेस्ट का प्रोविजन है नहीं, है ना, उस समय था भी नहीं, तो कोई जांच का तरीका था नहीं। जब हम जन्मे नहीं करते हैं कि आदमी आया कहां से, इसका बाबू कौन था, कहां घर था, तो उसके एंसेस्ट्री को खोजना, आपके परिवार के किसी आदमी को जानेंगे तब ना उससे लिंक जोड़कर हम किसी को खोजेंगे। तो बलबन कहां से आया, कैसे आया, नोबडी वाज नोइंग। लेकिन अब इसको तो अंदर था ना कि लोग नहीं जानते कि हमारा बाबू कौन, हम किस परिवार से और हम सुल्तान कैसे बन गए। तो लोग सवाल करेंगे तो बड़ा नीच खानदान का है, बड़ा बदमाश आदमी है, अपने सुल्तान को मार दिया। तो उस खानदानी हीन भावना से निकलने के लिए उसको प्रूफ करना था कि वह बहुत ही ऊंचे खानदान से है। बलबन ने अपने आप को सत्ता को उस स्थिति से मुक्त करने का प्रयास किया और उसके लिए उसने राजत्व का सिद्धांत दिया और उसमें उसने अपने को ईरान के दंत कथाओं में मिथोलॉजिकल राजा अफरसियाब से अपना वंश जोड़ दिया। अब जैसे भारत में कोई आदमी हो और वो कहे कि हम तो राजा रामचंद्र के वंशज हैं, कोई कहे कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, तो अचानक वो अपने आप को सोशली अपग्रेड करना चाहता है, समाज में एक्सेप्टेबल बनाना चाहता है कि हम कोई ऐसा ही रोड से उठकर आई हैव नॉट बिकम द रूलर, आई बिलोंग टू वेरी नोबल फैमिली, हिस्टोरिकल फैमिली एंड नोन फैमिली। तो बलबन भी यही करेगा। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार आदमी तो अपने सत्ता को लेजिटिमाइजेशन देने के लिए, वैधानिकता देने के लिए और उस हीन भावना से निकलने के लिए वह यह काम करेगा। तीसरा जो है, जैसे अगर एक शासक के तौर पर इस हीन भावना से निकलने के लिए उसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप के लिए ये भी फैक्टर है, तो ऐसा करने वाला वो प्रथम शासक तो नहीं था, दास से तो और कुतुबुद्दीन ऐबक तुतमिश इत्यादि बनते। कोई ऐसा समय होता है जब आपका पूछ पटना भर में है, जब ऐसा समय होता है कि आप बड़े आदमी हो जाते हैं तो आपका पूछ, आपके बारे में जानकारी सब लोग लेना चाहेगा। आप ज़्यादा ऑथोरिटी एक्सर्ट कीजिएगा तो आपके ऑथेंटिसिटी पर लोग सवाल उठाएंगे कि आप हैं कौन, है ना। तो समाज में जब आप बड़ा आदमी होते हैं तो अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। इसीलिए जब आज के समय में भी आप देखते हैं, अब तो धीरे धीरे दब गया कि अरे वो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाबू के यहाँ कोई स्थान है, वो बताओ तो कहाँ से कौन सी बन गया। तो दिस जो मेंटेलिटी, सोशल एक्सेप्टेंस राजा के लिए या किसी भी शासक के लिए जरूरी होता है। आज जब कंपटीशन है, योग्यता का जमाना है, तब भी अगर कोई जाति विशेष का आदमी कुछ बन जाता है तो लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं, है ना। और इसको एसर्ट करने का आंदोलन आज भी चलता है। आज अंबेडकर को आगे रखते हैं तो जो लोग दलित हैं, कल देखिए मेरा ये नेता है, ये कितने विद्वान हुए। हर जाति के लोग आज अपने अलग अलग आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। अब कोई ऑल इंडिया आदर्श नहीं रहा। अब लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या ये नेशनल आदर्श नहीं रहे। सुबह हर आदमी के आदर्श सब अपने अपने जाति के लोग हो गए, है ना। तो ये जातीय पहचान को बनाने का जब दौर आज है, ये आधुनिक काल बोलते हैं, तो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। आप तो चुन कर आए हैं, आज आपके पास एमएलए है, वोट है आपके पास,
Even then, why you try to be acceptable among your caste and other people? Why don't you make yourself broader कि हर आदमी आपको स्वीकार करे? कैसे लोग जातिवादी नेता के रूप में उभर रहे हैं? तो जब हम शासक बनते हैं तो कैसे आज हम कहते हैं कि हमारे देश में राजनेता का अभाव है, जिसको हर जाति धर्म का आदमी कहे कि मेरा नेता है, हर जाति धर्म का आदमी आपको ट्रस्ट करे। ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा गुण होता है। तो वह राजा हो, कैसे अशोक देव नाम प्रिय शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है? क्यों शिवाजी कोरोनेशन करवाते हैं और अपने को क्षत्रिय घोषित करवाते हैं? इसको तो छोड़ दीजिए, आप शिवाजी को देखिए। टू बी लार्जली एक्सेप्टेबल एमंग द मासेस। स्वभावतः लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया आदमी शासक है, ठीक। तब इसने, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ रामचंद्र जी हैं, उसी तरह का लीजेंडरी राजा अफरसियाब है ईरान में। तो बलबन ने सीधे अपने को अफरसियाब से जोड़ दिया और लोगों को कहना चाहा कि आई डोंट बिलोंग टू एनी अननोन फैमिली। हमने आज भी कहा कि आज भी कोई आदमी के माता पिता का पता ना हो और कुछ भी बन जाए, उसको पीछे में हर आदमी बोलेगा कि इसके माई बाप को पता है कौन है वो, है ना। तो जब आज ये हालत है तो उस समय क्या रहा होगा? तो वह जनता में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शासक आप हैं, आपके पास तलवार है, आप सुल्तान तो बन चुके हैं, किस चीज की जरूरत है? शिवाजी तो पॉपुलर हो चुके थे, 1674 में किस चीज की जरूरत थी? फिर भी राज्याभिषेक करवाया। उनको क्षत्रिय घोषित करने की क्या जरूरत थी? उनकी अपनी ताकत, अपनी मेहनत से वो उतना आगे बढ़े थे, लेकिन करवाया। तो सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव मनुष्य पर कितना होता है, ये सब उदाहरण है। दैट इज वाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कितना हम बड़ा बनेंगे, लेकिन हम क्या है अंदर में, लोग भी समझेगा। कोई मुस्कुराएगा भी तो लगेगा कि हम ही पर हंस रहा है ना। तो हमारे अंदर हम तो अपने सत्य को जानते हैं ना। तो लोगों को यह समझाना उस हीन भावना से निकलने का प्रयास था, है ना, ताकि लोग हमको अननोन फैमिली का दास न कहें। दास तो आप हैं, आप दासत्व से मुक्त हुए कि नहीं कोई नहीं जानता, है ना। तो वह कहना चाहा कि हम तो अफरसियाब के फैमिली से हैं और हम जो तो ये हुआ। यहां पर है अपराध बोध, फीलिंग ऑफ गिल्ट। दूसरा कोई कहे ना कहे, आप जो अपराध करेंगे आपके दिल के अंदर तो रहेगा ना कि आपने अपराध किया है। तो जो हमने पहले पढ़ा कि कुछ लोगों ने भले कुछ चुप हैं, कुछ बोला, लेकिन ये तो सामान्य तौर पर शक था ही कि सुल्तान को किसी ने मरवाया, या नसीरुद्दीन की मृत्यु मिस्टीरियस कंडीशन में हुई। दूसरा यह भी फैक्ट है कि इसने इल्तुतमिश के खानदान के एक एक आदमी को मार दिया। तो जब इस तरह से मार दिया तो कुछ न कुछ तो आपके अंदर रहा होगा कि आपने सबको मार दिया, आप सत्ता ले लिए, तो खानदान के लोगों को जिंदा रहने देते। तो जो अपराध आपने किया उस अपराध का गिल्ट आपके अंदर रहेगा। तो लोग कहेंगे कि सत्ता हड़प लिया, यू हैव असर्ट द थ्रोन, तो ये दाग लगा रहेगा। लेकिन राजत्व के सिद्धांत के द्वारा वो उसने साबित करना चाहा कि सत्ता न हमने हड़पा, न हमने छीना, न किसी ने दिया। ये सत्ता इसलिए मिला क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि हम सुल्तान बने। दिस वॉज द डिजायर ऑफ अल्लाह, दैट इज वाई आई एम ऑन द पोस्ट ऑफ सुल्तान। राजत्व के सिद्धांत के द्वारा बलबन ने इन सभी सवालों का जवाब देना चाहा और इन तीनों सवालों को जवाब देने का प्रयास ही राजत्व का सिद्धांत है ना। तो हर आदमी के अंदर आप कुछ भी हो जाइए, लेकिन जो आप हैं उस चीज से दूसरा कहे न कहे
आप कैसे निकल पाइए, है ना। तो ये चीज स्वाभाविक तौर पर लोगों में रह जाती है। बलबन मेड एन अटेम्प्ट टू get rid of all these shortcomings, and then he explained the theory of kingship in a grand manner, है ना। तो पहला नंबर, उसने ससानी राजवंशों यानी ईरानी राजवंशों के आधार पर अपने राजत्व के सिद्धांत को मॉडल किया, है ना। ससानियों के सिद्धांत पर, राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार वहीं से लिया गया, पर्शियन सिद्धांत है, और उसे उच्चतम हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का उसने प्रयास किया। वह अलौकिक एवं दैविक गुण को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। यह सिद्धांत यानी इफ यू आर द रूलर, इफ यू आर द किंग, यू आर द सुल्तान, आप में वो डिवाइन पावर है, यू आर ब्लेस्ड विद द डिवाइन पावर, यू रिप्रेजेंट द डिवाइन पीपुल, और वह व्यक्ति राजा हो सकता है जिसमें डिविनिटी अटैच्ड हो, जिसको डिवाइन चाहे, है ना। इसीलिए बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में उन सारे तत्वों को शामिल किया जो तत्व ईरान में प्रचलित थे, है ना। और निरंकुश राजतंत्र का ईरान आदर्श उदाहरण है, आइडियल एग्जाम्पल है, एंड ही डिड इट। बलबन ने यह साबित करने का प्रयास किया कि जो राजा है वह नियामते खुदाई है। राजा सुल्तान नियामते खुदाई है, यानी द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। मान मर्यादा के मामले में वह केवल पैगंबर के बाद है। उसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब जिल्ले अल्लाह है। जिल्ले अल्लाह है, शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, है ना। शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। वह कहता है कि राजा का हृदय हमेशा दैवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार है। राजा के अर्थात राजा के हृदय में, इन द हार्ट ऑफ द सुल्तान, वट एवर कम्स, it comes from the God, it comes from the divine power. What he says, he does not say it, but he is caused to say by the divine power. What he does, actually he does not do it, he is caused to do it on the instruction of the divine power. यानी वह जो कहता है वह नहीं कहता है, उसे अल्लाह प्रेरित करते हैं, वही बात वह कहता है। उसके हृदय से निकली हर बात डिवाइन पावर से प्रेरित बातें हैं। इसलिए अगर वो कुछ कह रहा है तो आप ये मत समझिए कि बलबन कह रहा है, ये अल्लाह उसके मुख से कहवा रहे हैं। और इसके द्वारा इस विचारधारा को वह उतने ऊंचाई तक ले गया कि सब लोग इस बात को मानने के लिए प्रेरित किया कि अगर सुल्तान की बात नहीं मानते हो तो एक तरह से तुम अल्लाह को डिफाई कर रहे हो। तो वह एक एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से निरंकुश राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा है, और वह लोगों को मैसेज दे रहा है कि उसके शक्ति का स्रोत न तो सामंत है न तो जनता है, वो तो शक्ति सीधे अल्लाह से प्राप्त कर रहा है। तो जब सारा शक्ति अल्लाह से प्राप्त कर रहा है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल। जो करवाया
उसी के प्रति हम जिम्मेदार हैं। तो क्योंकि सारी बातें अल्लाह करवा रहे हैं, तो मेरे किए गए कार्य पब्लिक स्क्रूटनी के डोमेन से भी बाहर है। अब तू अल्लाह का स्क्रूटनी करोगे बात का, तुम मनुष्य हो और हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, तो यह तुम्हारे डोमेन से बाहर का चीज है। इसीलिए सुल्तान के द्वारा किए गए किसी कार्य पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब इतना कॉम्प्लेक्स चित्रण किया कि लोग बोले वाह क्या बात है ना। तो वो सीधे अपने आप को डायरेक्टली एवरी डायरेक्शन एवरी एक्शन इज डायरेक्टेड बाय द गॉड अल्लाह। इसलिए सुल्तान की बातों का मानने का मतलब है अल्लाह की बातों का मानना। बलबन कह रहा था लोगों से, है ना, ये इस्लामिक थ्योरी के खिलाफ है ना। तो ही इज नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ रिलीजन, ही इज डिफाइंग रिलीजन इस्लामिक सिस्टम, है ना, सीधे वो कह रहा है। अब ये हो गया। अब जो है बलबन इन चीजों को यही नहीं छोड़ दिया। अब चूंकि इन सारी चीजों में लोगों के दिमाग को झंकृत कर देना जरूरी होता है, उनको इलेक्ट्रिफाइड शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देना भी आदमी को जरूरी होता है। आदमी को सही बात जल्दी नहीं समझ में आता है, तो गलत बात समझाना हो तब तो इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है। बलबन ने दिखावटी पॉम्प एंड शो और बाह्य दिखावा को भी अल्टीमेट लेवल पर ले गए, है ना। कहीं आप जाते हैं, सिंपल आदमी से मिलते हैं, है ना, तो आपको बड़ा अच्छा मतलब लगता है कि ऐसा नहीं आदमी है, बड़ा से बड़ा आदमी, अब कोई चोरकट टाइप का ही आदमी हो और आप मान लीजिए कि आप हम लोगों से मिल लेते हैं आराम से, तो हम लोगों को वैल्यू नहीं देते। तो मान लीजिए कोई मिलना हो अगर किसी से, तो उसके दरवाजे पर गए, आज बोले किससे मिलना है, आपका नाम लिखा, बोले बैठिए वहां पर, 10 मिनट वहां बैठाया। फिर एक दूसरे ऑफिस में भेजा, वहां पर कोई और रिसेप्शनिस्ट है, वो भी आपका हाल चाल लिया, कहाँ से आए हैं, क्या बात है, कौन काम है, फिर 10 मिनट बैठाया। फिर उधर से कोई बोला कि साहब को टाइम नहीं, रुक जाइए, बैठिए। एक आध घंटा के बाद मिले, है ना, तब तक बहुत सारा चाय पिए, पानी पिए, देख रहे सिनेमा देखे, कोई झूठ बोला कोई सच बोला। और उसके बाद ऑफिस में गए, वो ऑफिस एकदम से दरबार की तरह सजा हुआ है। अब अपने जनरल बैकग्राउंड से आए, देखे यहाँ एसी लगा है, यहाँ पर ये लगा है, वहां पर, तो आपका तो दिमाग गड़बड़ा गया कि जो न देखे वहां पर आदमी है, तो जितना सवाल पूछना तो वो भुला दिएगा। तब ये असली जगह, ये असली आदमी है, इतने ही बड़े आदमी से मेरा काम था, अब तो IAS हम बनिए, है ना। तो ज्यादा जो इस तरह से होता है, तो इसीलिए यह देश जो है विष्णु जी का भक्त है। भारत में विष्णु जी सबसे लोकप्रिय देवता है। तो विष्णु जी मायावी देवता है, तुरंत ये किए और तुरंत वो कर दिए। तो भारत का आदमी जेनेटिकली उसी तरह के लोगों से ज्यादा प्रभावित हो, इसीलिए भारत आज भी करिश्मेटिक ऑथोरिटी के नेताओं से प्रभावित होता है। अमेरिका रैशनल नेताओं से प्रभावित होता है। अमेरिका के लोग को सोचते हैं कि कौन सा नेता हमको विश्व का बॉस बनाए रखेगा। इसलिए जब अंतिम डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, तो निर्णायक हो जाता है। 1-2% का वोट इधर, जो भी बॉस की तरह बोलेगा, लोग बोलेंगे ना यही बॉस है मेरा, यही मारकर सबको ठीक कर देगा। हमारे यहाँ जितना मूर्ख बनाने वाले लोग होते, दे आर वेरी पॉपुलर। तो ये जब आप उसी देश के नागरिक हैं, तो यहाँ पर कैसे बात आ जाएगी। तो जो भी वैसा नेता होता है उन चीजों को समझता है और ही डज इट। कोई सवाल पूछता है कि हाँ 2 साल में आपको 500 रिजल्ट कैसे आ गया। अब IAS का पढ़ाई करने जाते हैं और कोई आपको रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 10 कोचिंग में रिजल्ट है, कोई पूछता है कि हाँ आपके यहाँ PT पढ़ा कि नहीं, मेंस पढ़ा कि नहीं, और आप UPSC की तैयारी करने जाते हैं, तो आपकी सफलता तो वही तय हो गई कि आप किस लायक आदमी हैं। इसलिए फेल होने पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो चॉइस
आपने सोच समझकर जानबूझकर लिया है, तो बी विथ योर चॉइस। तो जिसको इतना ज्ञान नहीं हो सकता वो आईएएस क्या बनेगा, वो चपरासी भी बनने लायक आदमी नहीं है। लॉजिकल चीजों में इलॉजिकल चीजों से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए बलबन क्या करता था, उसने राजत्व के सिद्धांत को इतना महत्वपूर्ण बनाया, वह आम आदमी से हमेशा दूर रहा। देखिए ये आदमी की दुर्गति का कारण है। जो आदमी आम आदमी से नजदीक हुआ उसका दुर्गति आदमी कर देता है, और जो आदमी दूर रहा, आपको भेंट 10 दिन में किसी से हो रहा है, किसी से रोज हो रहा है, तो आप ही उसका वैल्यू गिरा दीजिएगा। तो बलबन कभी आम आदमी से मिलता ही नहीं था। He never came in contact with the common people. अगर किसी से मिलना होगा तो वो पूरे खानदान का पता लगा लेगा, और अगर आपका खानदान नीच होगा या उसके नजरों में जो वो डिफाइन कर रहा है तो मिलेगा ही नहीं आपसे, है ना। तो आम आदमी से ही ऑलवेज मेंटेन्ड अ डिस्टेंस, और उसको लगता था कि साधारण आदमी से मिलने का मतलब है अपनी प्रतिष्ठा का हनन कर लेना। इसीलिए एक आदमी था, व्यापारी था, उसने बलबन के दरबार में एक अधिकारी को घूस दिया, कहा कि हमको बलबन से कैसे एक बार मिलवा दो। तो बलबन मिलने से पहले जांच करवाता था कि कौन कौन आदमी मिलने आ रहा है। तो जो घूस लेकर उसको मिलवा रहा था उसको कहा कि आज के बाद ऐसा किए तो गर्दन और तुम्हारा सर दोनों का रिश्ता जो है खत्म करवा देंगे, है ना। सिर अलग चले जाएगा रिश्तेदारी करने और धड़ अलग चला जाएगा रिश्तेदारी करने। तो बिना जांच करवाए वो किसी से मिलता ही नहीं था, है ना। इसी तरह से इस मान मर्यादा को, शिष्टाचार जो है उसको भी इतना ऊंचा ले गया कि दरबार का ड्रेस कोड फिक्स था। सुल्तान का अपना भी ड्रेस कोड फिक्स था। दरबार में तौर तरीका फिक्स था, किसको कहां बैठना है, किस तरह से एंट्री करना है और कैसे बैठना है। बलबन के दरबार में हर आदमी को आकर चुपचाप अपने निर्धारित जगह बैठना था, सर नीचे करके बैठना था। गॉसिपिंग टोटली प्रोहिबिटेड था। बलबन के दरबार में कोई हंस मुस्कुरा नहीं सकता था और बिना आज्ञा का बोल नहीं सकता था। पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। बलबन जिससे बात करना चाहेगा वही बोलेगा, जिससे पूछना चाहेगा वही बोलेगा, है ना। तो उसके दरबार में और हर चीज करीने से निर्धारित रहेगा, है ना। और इसका जो ड्रेस है कभी भी सार्वजनिक रूम से बाहर निकलेगा, ही विल बी इन फुल ड्रेस। कहा जाता है कि इसके निजी नौकरों ने भी कभी इसे बिना ड्रेस का नहीं देखा। इवन जब इसका बड़ा बेटा मर गया, खाने शहीद मोहम्मद खाने मोहम्मद था, प्रिंस मोहम्मद कहलाता था, तो कमरे के अंदर दहाड़ मारकर रोया। लेकिन जब कमरे से बाहर निकलेगा ही विल बी इन ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस। ऐसा नहीं था अपने बेटा के मर जाने के कुछ दिन बाद ही मर जाएगा और तुरंत बूढ़ा दिखने लगे, क्योंकि वो पर्सनल दुख बहुत था। लेकिन बलबन ने पर्सनल दुख को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया। तो लोग उसके रोना सुनते थे, दहाड़ मारकर रोता था, बाल नोचता था। लेकिन जब कमरे से बाहर निकला तो इसलिए उसको कहा गया कि शिष्टाचार का दुराग्रही था। Neither he will violate nor he will allow others to violate. In no circumstances you have to violate the basic etiquettes. दरबार में जैसे आना है वैसी वादा। रूम से बाहर निकलेगा, अपने दुखों को ढक लेगा और फिर डे टू डे एक्टिविटी उसी तरह से करेगा। बलबन मानता था कि जो कुलीन आदमी लोग हैं और अकुलीन है उनमें फर्क होना चाहिए। सत्ता और शासन के लिए हमेशा ऊंचे कुल के लोग ही उपयुक्त होते हैं। इसलिए जब वो शासक बना तो जितने भी अधिकारी थे उन सभी का पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगवाया और जो भी नीचे कुल के लोग थे उनको सारे ऊंचे पदों से हटा दिया। ऑन फ्रॉम एवरी पोस्ट, जिसके बारे में उसको और पूरा डिटेल पता किया कि खानदान का पता करो, यहां पता करो, सब कुछ पता करो, सबको हटा दिया।
और कहता था कि अगर निम्न कुल का आदमी किसी ऊंचे पद पर बैठता है तो वह उस पद की मान और मर्यादा को, प्रेस्टीज को वह गिराता है। इस तरह का वो आदमी था। इसीलिए तुच्छ कुल में कहता था कि तुच्छ कुल में जन्मे आदमी से जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाले व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो उठती है और मेरा हाथ तलवार की म्यान पर जाता है और इच्छा होती है कि उसका सर कलम कर दूं। इतना ज्यादा पारिवारिक बैकग्राउंड को वह दुराग्रही हो गया था। इसीलिए एक कमाल महियार था, उसने एक नए मुसलमान को अमरोहा का मुतशरीफ बना दिया। जब ऐसा खबर बलबन को मिला तो वह कहा कि यदि नया मुसलमान है, एक खांटी मुसलमान है, तो क्यों बना दिया, और उसको डांटा कि आज के बाद इस तरह के लोगों को कभी किसी ऊंचे पद पर मत बैठाना, है ना। तो वह भारतीय मुसलमानों को भी किसी ऊंचे पद पर नहीं बैठाता था। अबू रैहान उसको थोड़ा दिन के लिए नायब के पद से हटा दिया था, तो भारतीय मुसलमानों के प्रति भी उसके अंदर गहरा क्षोभ था और किसी भी भारतीय मुसलमान को उसने किसी भी ऊंचा पद नहीं दिया, है ना। तो जो बाहरी मुसलमान थे उन लोगों ने हमेशा भारतीय मुसलमानों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि वंशावली का उसमें सनक था और अभी बता ही दिया आपको, शाहनामा में वर्णित पौराणिक राजा अफरसियाब से उसने अपना रिश्ता जोड़ दिया और बड़े गर्व से कहता था कि मैं अफरसियाब के खानदान का हूं और अपने दरबार के भी सारे बड़े अधिकारियों के खानदान का जांच करवाया और जो भी थोड़ा भी निम्न कुल का पता चला उसको दरबार से बाहर कर दिया। बलबन की धारणा थी कि जब तक हम पर्शियन रहन सहन, खान पान, तौर तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक हम क्या कहलाएंगे। इसलिए इवन अपने बच्चा सब तो पहले हो गया, पोतों का नाम ईरानियन मॉडल पर रखा। उसका पोता सब जो था कैकुबार, कैखुसरो, कैकाउस, ये सब ईरानियन ट्रेडिशन है, इस तरह का नाम है ना। तो नामकरण में भी ईरानी परंपराओं को उसने अनुसरण किया, रीति रिवाज, फिर निजी और सार्वजनिक तौर पर अपना प्रदर्शन, हर चीज में वो ईरानी मॉडल अपनाया और न्याय को उसने सर्वोच्च स्थान दिया। न्याय देने में इम्पार्शियल रहा और न्याय देने में रिश्तेदार हो, नजदीकी आदमी हो, कोई डिफरेंस नहीं करता था। और इसी फेरे में कोई अपने जान गया कि बड़ा अधिकारी है और ये मेरा खतरा होगा, उसी फेरे में उनका भी जान मरवा देता था। कोई बात हुआ, कोई आरोप लगा, बोला कि मार दो। लेकिन एक कथा है कि बलबन ने एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा और उसने उसे फांसी की सजा देने का ऑर्डर दिया। वह व्यक्ति अपनी मां का एकमात्र बेटा था। उसकी मां उसके दरबार में आई और उसने कहा कि मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरे बेटे को फांसी मत दो। लेकिन बलबन ने कहा कि ये नियम है, जिस नियम का हम उल्लंघन करते नहीं, इस पर साबित हुआ है एंड ही विल बी हैंग्ड। उस लड़के को फांसी हो गई। जब फांसी हो गई उसके बाद वो बुढ़िया जो है वृद्धा बलबन के कमरे के नीचे, दो मतलब राजमहल के नीचे रात में आके बहुत गहरे कारुणिक स्वर में विलाप करती थी। ऐसा रोती थी कि अचानक बलबन चौंक कर उठ जाता था, क्योंकि पुत्र का मोह एक माता को उससे ज्यादा किसी को नहीं होता। बलबन उसे अपने सैनिकों से कहकर भगवा देता था, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद कहीं न कहीं से वो आ जाती थी और उसी तरह से बहुत कारुणिक रूप से रोती थी और वो लोगों को डरा देता था उसका रोना। बलबन भी डर जाता था। कहा जाता है कि मोहम्मद, जो बलबन का बड़ा बेटा था, प्रिंस मोहम्मद उत्तराधिकारी भी था।
तो प्रिंस मोहम्मद को बलबन ने सीमा प्रांत पर मंगोलों से मुकाबला करने के लिए रखा था, उधर ही इंचार्ज था। उस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ तो मंगोल सेना बहुत ही फास्ट दौड़ती है, उससे फास्टेस्ट कोई नहीं चलता। एक मंगोल सैनिक अपने साथ 3-4 घोड़ा लेके चलता था। मंगोल घोड़े पर खा लेते थे, घोड़े पर सो लेते थे, तो अन्य जो सैनिक सेना होती है उसको रुकती है, खाती है, आराम करके फिर चलती है। तो उसके मुकाबले मंगोलों का स्पीड लगभग सामान्य सैनिकों से 2 गुना होता था। तो इसलिए आप सोचिएगा तब तक वो आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। प्रिंस मोहम्मद जहां था वहां अगर वो रुकता तो मंगोल, और उसके पास उतने सैनिक रीइंफोर्समेंट नहीं थे कि मंगोलों से लड़ा जाए, लेकिन लोगों ने उसको, दरबारियों ने कहा कि आप भाग जाइए यहां से। अमीर खुसरो वाज एक्कम्पनिंग प्रिंस मोहम्मद, जो सेलिब्रेटेड पोइट का भी लेखक है अमीर खुसरो। तो जब प्रिंस मोहम्मद को उसके लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, लेकिन प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि नहीं, राजकुमार मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं होता। अगर मैं राजकुमार हूं, प्रिंस हूं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑन द वट एवर चैलेंजेस आर देयर। लड़ा, लेकिन बेचारा मारा गया। कहा जाता है कि जिस दिन प्रिंस मोहम्मद मर गया, उसके बाद से वो बुढ़िया गायब हो गई, और बलबन ने कई बार खुजवाया, लेकिन वो वृद्धा मिली नहीं। यह लोगों में अफवाह रहा कि इस वृद्धा का श्राप बलबन पर पड़ गया, और प्रिंस मोहम्मद चूंकि बहुत प्यारा बेटा था, उत्तराधिकारी नॉमिनेटेड था ऑलरेडी, योग्य आदमी भी था, क्योंकि अगर योग्य नहीं रहता तो लड़ता नहीं, भाग आता। उसके बाद इसका बहुत ही बुरा प्रभाव बलबन पर पड़ा। कुछ ही समय बाद वो बहुत बूढ़ा दिखने लगा, और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बलबन इस तरह के न्याय प्रथा के लिए, इम्पार्शियल न्याय प्रथा के लिए जानता था, और किसी भी अधिकारी को भी दंड देने में वह संकोच नहीं करता था। और बरीद यानी कि जो जासूस होते थे, उन लोगों को किसी भी अपराध के बारे में पूर्व में सूचना देनी होती थी कि यहाँ ऐसा हुआ है, अगर जो नहीं दिया उसको भी वो दंडित करता था। इसीलिए बदायूं के बरीद ने एक अपराध की सूचना नहीं दी, उसको सूली पर लटकावा दिया। तो न्याय के बारे में बड़ा दुराग्रही आदमी था, और कहा जाता है कि ही वाज इम्पार्शियल। और बलबन का दरबार अपने जमाने का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड दरबार था, है ना। उसने अपने दरबार को पूर्ण रूप से इरानियन मॉडल पर सजाया था। उसके दरबार में घुसते ही आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जा सकते थे। इतना ज्यादा शानो शौकत और दिखावा था कि दरबार में घुसते ही लगता था कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, है ना। तो आम आदमी है तो क्या होगा, ईरानियों की तरह ही सिंहासन बना था, ईरानियों की तरह ही वह सिंहासन पर बैठता था। बैठने का स्टाइल भी वही था। लंबी दाढ़ी, उसकी दाढ़ी बहुत ही लंबी थी, ईरानी राजाओं की दाढ़ी लंबी हुआ करती थी। सिर पर टोपी, है ना, बहुत ही ऊंचा होता था, लगभग दोनों छोर मिला दिया जाए तो 1 गज का टोपी हो जाता था। सभी दरबारी हाजिर यानी शाही दरबार का प्रबंधक, सलाहदार, शाही असबल का रखवाला, जानदार, अंगरक्षक, चाउस, दरबारी परिजन, नकीब, घोषणा करने वाला, ये सभी लोग गंभीर मुद्रा में खड़ा रहते थे लाइन से। जो हम बोले एकदम चेहरे पर गंभीरता रखना, थोड़ा भी इधर हुए कि गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। दरबार में जो भी आएगा तो दरबार में घुसते ही सिजदा करे, है ना। दरबार में आके सिजदा किया, नहीं कहा उसके दर पे सिजदा किया। और सिजदा करने के बाद आप चले जाइए सुल्तान के पास और पैबोस कीजिए।
उसका पैर और आपका सिर दोनों एक बराबर हो जाए। तो जो सिजदा कर लिया और जो भी दरबार में आएगा, he has to perform the सिजदा इन पैबोस। तो जब किसी के दरबार में चले गए, सिजदा तो ठीक है, पैबोस कर लिए तो आपकी इज्जत बच गई, उसका पैर और आपका सिर तो फिर बचा क्या? यानी पहला शब्द बोलने से पहले ही आपने अपने मान सम्मान को बलबन के सिर पर चढ़ा दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो उसके दरबार में पहुंचते ही यू एक्सेप्टेड फुल सबऑर्डिनेशन। वहां इसके अलावे कोई उपाय नहीं था। उसके दरबार में जाना है तो सिजदा और पैबोस करना होगा। इट इज ऑल्सो नॉन इस्लामिक या अन इस्लामिक है। यह इस्लाम की परंपराओं के खिलाफ है। बलबन ने इसे भी लागू किया। जिसको दरबार में जो स्थान निर्धारित है वहीं बैठना है, मजाक और फालतू बात नहीं होना है, सबसे विश्वसनीय आदमी पीछे रहेगा, है ना। और कोई भी आदमी जो भी जहां है वह औपचारिक बातों को ध्यान देगा और क्या कहना है और क्या नहीं कहना है वह तय है। इसीलिए गॉसिपिंग, देयर वुड बी नो गॉसिपिंग। कोई भी जब समारोह होगा तो ऐसा समारोह आयोजित होगा कि आंखें चौधिया जाएंगी कि वाह, ऐसा भी कुछ होता है। यानी आप हमेशा किंग पजल्ड रहिएगा राजा के दिखावा से, है ना। तो इस तरह से जो बलबन है उन सारी चीजों को अपने में शामिल करने का प्रयास करता है जो अब तक और लोगों ने नहीं किया था। और चूंकि ये सब करना बलबन के लिए जरूरी है, और फरिश्ता ने भी लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तो इस तरह से ईश्वर को सबसे आगे रखकर सुल्तान ने अपनी स्वीकार्यता लोगों में स्थापित करने का प्रयास किया। और बर्नी जो है वह उसी के विचारधारा का आदमी था। बर्नी भी जातिवादी आदमी है। बर्नी भी ऊंच और नीच की बात मानता है। बर्नी बराबर कहता था कि निम्न कुल के हाथों में सत्ता जाने से राज्य की स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए सत्ता और ऊंचे पदों पर हमेशा ऊंचे कुल के लोगों को रहना चाहिए। इस सिद्धांत में निरंकुश शासक में या राजा की निरंकुशता के सिद्धांत को भी अपनाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए जो शुरू में हमने कहा कि बलबन के इस राजत्व के सिद्धांत में जनता का कोई स्थान नहीं है। और बाहर के सत्ता के साथ यानी ईरानी सत्ता के साथ जोड़कर बलबन ने अपने पद की महत्ता को काफी बढ़ाया। और जियाउद्दीन बर्नी भी जब भी कोई जुलूस वगैरह निकलता था उसकी चर्चा उसने बड़े पैमाने पर की है। इस तरह से बलबन ने जिस राज सत्ता का विकास किया वह राज सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से इस बहस को बढ़ावा देता है कि धर्म की राजनीति में क्या भूमिका है ना। जो आगे चलकर बहुत सारे लोग इस बात को करते हैं। तो धर्म और राजनीति में मेल जोल का दायरा कितना होना चाहिए, बलबन ने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि धर्म व्यक्तिगत होता है, रिलीजन इज पर्सनल, और व्यक्तिगत मान्यता को हम पब्लिक सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो बलबन पर भी इस्लामिक शासक होने का आरोप नहीं लगता है। बलबन ने न केवल इस्लामिक मान्यताओं को कई जगहों पर नजरअंदाज किया बल्कि उसने उन नए सिद्धांतों को भी लागू किया जो उसके राजत्व के सिद्धांत को सूट करता था। तो अपने सिद्धांतों या अपनी बातों को लागू करने में बलबन ने कभी भी धर्म का अनुपालन स्ट्रिक्टली नहीं किया। इसीलिए जब आप आजकल के जमाने में इस तरह के आरोप लगते हैं कि मुसलमानों का शासन, तो स्वाभाविक है कि आप नहीं पढ़िएगा तो इस तरह की बात होगी, है ना।
तो ऐतिहासिक का ज्ञान जो है वह जरूरी है। और ऊंचे पदों पर अपॉइंटमेंट करने में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जरूर उसने अपनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं था कि उस समय हिंदू लोग को कोई पद दिया जा रहा था, वह मुसलमान है तो मुसलमानों को ही पद देगा, लेकिन मुसलमानों में वह डिफ्रेंशिएट करेगा कि ऊंचे कुल का मुसलमान और निम्न कुल का मुसलमान, है ना। इसलिए स्वाभाविक है कि आप कोई कह सकता है कि हिंदू को काहे नहीं रखा, तो उस समय हिंदू को क्यों रखेगा, अपना जान देना है उसको। जब आज आप लोकतंत्र में शासन करते हैं तो अपने जाति के लोगों को ही इर्द गिर्द रखते हैं ना जी, चुने हुए लोग हैं। आप चाहिए कि मेरे जाति का आदमी ही मेरा मेन आदमी रहे। सिक्योरिटी गार्ड खोजता है लोग तो जाति पूछ लेते हैं कि मेरे जाति का आदमी है, वही सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि न रहेगा तो मर गई बेचारी, लोगों ने कहा कि इसको हटा दीजिए, बोले कि नहीं। तो जब आज के जमाने में आप जाति और धर्म के अनुसार लोगों को नियुक्त करते हैं, लोगों को हटाते हैं, तो बलबन से क्यों या मुस्लिम राज शासकों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? है आगे चलकर आएगा, अभी अलाउद्दीन खिलजी आएगा जिसके सेना में 2/3 हिंदू रहेंगे, है ना। तो इस चीज को लोग नहीं मानते। तो निश्चित रूप से वह जाति धर्म का ध्यान देता था। और हमने आगे भी कहा, जैसे अमीन खान आगरा का गवर्नर था, उसको हटा दिया, है ना। इसी तरह से मलिक बकबक बदायूं का गवर्नर था, शराब पीकर बलबन के खिलाफ बोल दिया, उसको मरवा दिया। बंगाल से तुगलक खान को हटा दिया, उसका जाति का पता चला, बोला कि हटाओ इसको, है ना। तो इस तरह की बातें उसने अपने लोगों में की। उसने भारतीय मुसलमानों को भी कभी प्रश्रय नहीं दिया, है ना। भारतीय मुसलमानों को हमेशा निम्न कुल का मानता रहा। वो कहा कि प्योर मुसलमान ही सब ना है, ये तो अभी अभी नया नया मुसलमाने बना है, तो इन लोगों में इस्लामिक लॉ या उन नियम सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन लोगों को भी वैल्यू नहीं दिया। इस तरह से अपने राजत्व के सिद्धांत को आगे ले जाकर बलबन ने राजा की प्रतिष्ठा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम किया। लोगों में राजपद की महत्ता, उसका वैल्यू, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। और थोड़े ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि सुल्तान माने क्या। तो जो लोग 1240 से 66 के बीच सुल्तान का मतलब भूल गए थे, उन लोगों को अच्छी तरह से याद दिलवा दिया कि सुल्तान का मतलब क्या। इसलिए बलबन का यह राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत के राजा के पद को, प्रतिष्ठा को उच्चतम अवस्था पर ले जाता है और उसको स्थापित